गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में आपको सारणिक में कुछ प्रमेय बताई गई थी और ये भी बताया गया था कि ये प्रमेय जो हैं आपको याद ज़रूर रखनी है। वो इसलिए क्योंकि इन प्रमेय के प्रयोग से आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आपके सवाल को हल करने में कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं। सारणिकों तथा अवयवों के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले आता है संगत निकाय यानी कंसिस्टेंट सिस्टम। संगत निकाय क्या होता है कि जैसे कोई समीकरण दिया हुआ है तो उस समीकरण का जो हल होगा, ठीक है, उस समीकरण का जो हल होगा वो या तो अद्वितीय हो या तो एक से अधिक हो। मतलब अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यानी जिसका केवल एक ही हल निकले। ठीक है, ऐसे समीकरण जिनको हल करने पर उनका केवल एक ही हल निकले, तो एक हल निकले या तो एक से अधिक हल निकले। इसका मतलब होता है कि उसका जो हल है वो अस्तित्व में है। ठीक है, तो इसीलिए कि दिया गया समीकरण निकाय संगत कहलाता है यदि इसका हल अद्वितीय या एक से अधिक हो। ठीक है ना, यानी इसका हल क्या हो, अस्तित्व में हो। अब अस्तित्व में कब होगा, जब उसका हल अद्वितीय होगा या तो एक से अधिक होगा। आई बात समझ में, अद्वितीय होगा या तो एक से अधिक होगा। तो उसके लिए अभी आपको उदाहरण से भी समझाएंगे, लेकिन अभी आप बस इतना समझें कि कोई भी जो दिया गया समीकरण है वो संगत कब कहलाएगा, जब उसका जो हल है, उस समीकरण का जो हल है वो अद्वितीय हो या एक से अधिक हो। यानी इसी को हम कहते हैं कि उसका हल अस्तित्व में हो। ठीक है, आगे असंगत निकाय। असंगत निकाय के लिए समझिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यदि किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसे असंगत निकाय कहा जाता है। यानी आपको यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर किसी समीकरण के एक हल निकले यानी अद्वितीय हल हो या एक से अधिक हो तो उसको संगत निकाय कहते हैं। ठीक है, और अगर उसका कोई हल नहीं होता है तो उसको असंगत निकाय कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखिए अभी। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, फिर इसके आगे अभी देखिए बताते हैं उदाहरण में। अब देखिए आगे रैखिक समीकरणों का आव्यूह विधि द्वारा हल। यानी अगर आपको रैखिक समीकरण दिए जाएं तो आव्यूह विधि से उनका हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि माना तीन चरों में, तो यहाँ पर हमने तीन चरों में लिया, तो तीन चरों में लिया हुआ है तो जो उसके हल निकलेंगे वो भी अद्वितीय हल है कि एक से अधिक हल है कि कोई हल नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी करने के लिए वहाँ पर जो समीकरण प्रयोग में लाएंगे वो भी तीन होने चाहिए। जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं, जितने चर होते हैं, उतने ही वहाँ उसके समीकरण होते हैं, तभी उनका हल संभव होता है। अब वो हल कैसे निकलेगा वो फिर हल करने पर पता चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए आप ये देखिए कि हमने यहाँ तीन समीकरण लिए हैं जिसके लिए तीन चरों में लिए गए हैं और उसके समीकरण इस प्रकार से हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये तीन समीकरण हमने ले लिए। अब इस निकाय को आव्यूह के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये तीन समीकरण दिए जाएं तो इनको आप आव्यूह के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको आप समझिए यहाँ पर। क्योंकि जब इसको आप आव्यूह के रूप में लिखेंगे तभी आप इसको हल कर पाएंगे। जब आप हल करेंगे तभी आप ये जांच पाएंगे कि उसका संगत निकाय होगा कि असंगत निकाय होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इस प्रकार से चरों में रैखिक समीकरण दिए जा रहे हों तो उसको आव्यूह विधि में कैसे लिखेंगे, तो आव्यूह रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए ax बराबर b रूप में लिखते हैं। यहाँ पर जो a है वो एक घातीय समीकरण निकाय का गुणांक आव्यूह है। एक घातीय समीकरण निकाय का, तो एक घातीय समीकरण क्या होंगे यहाँ पर, एक घातीय जैसे ये x है y z, इनके क्या है, इनके गुणांक आव्यूह। तो यानी इनके जब हम गुणांक लेंगे तो उसको आव्यूह रूप में लिखने पर उसका a बराबर बनेगा मान। जैसे देखिए नीचे उदाहरण में देखिए a बराबर क्या लिखा गया है। a बराबर लिखने के लिए देखिए ऊपर समीकरण में
पहले समीकरण में क्या है, x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, z का गुणांक c1 है। तो a1 b1 c1, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया a1 b1 c1, ठीक है ना, a1 b1 c1। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से क्या ले लिया, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और z का गुणांक c2। तीसरे समीकरण से a3 b3 और c3। तो ये जब इस क्रम में इसको आव्यूह बना के लिखेंगे, किसको लिखना है हमें आव्यूह बना के, हमें x, y और z के गुणांकों को लिखना है, ठीक है। हमें तीनों समीकरणों में x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांक को जब हम आव्यूह रूप में लिखेंगे तो वो आपका कैपिटल A बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद कैपिटल X क्या है, कैपिटल X देखिए ऊपर लिखा हुआ है अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह, यानी जो भी समीकरण आपको दिए जा रहे हैं उसमें जो अज्ञात राशियां हैं उनको जब हम स्तंभ आव्यूह में लिखेंगे, स्तंभ आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। तो अज्ञात राशियों का स्तंभ आव्यूह। तो देखिए ऊपर जो 3 समीकरण लिए गए हैं उसमें x, y, z तीन इसमें क्या है, 3 अज्ञात राशियाँ। तो इन्हीं अज्ञात राशियों को हमने ये देखिए x, y, z इसको हमने स्तंभ आव्यूह में लिख दिया। तो ये आपका हो गया कैपिटल X बराबर। अब इसके बाद तीसरी वैल्यू है b क्या है, अचर राशियों का स्तंभ आव्यूह। b है अचर राशियों का स्तंभ आव्यूह। तो अचर राशि जो बराबर में लिखी हुई हैं बराबर d1, d2, d3 ये हैं अचर राशियाँ। तो इसको जब हम स्तंभ आव्यूह में लिखेंगे तो वो आपका मान होगा कैपिटल B। तो ये कैपिटल B बराबर d1, d2, d3। तो ये आपका A का मान हो गया, ये x का मान हो गया और ये B का मान हो गया। और जब इस समीकरण लिखते हैं ax बराबर b में इन मानों को लिखते हैं, इन मानों को ax बराबर b में लिखते हैं तो यहाँ पर आपका ये आव्यूह के रूप में ये समीकरण बदल जाते हैं। फिर इसके बाद आगे देखिए, इसको हल करने के लिए a को जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो बटे में जाएगा, जिसको हम ऊपर लिखते हैं a इनवर्स, यानी ये मान बनता है जाकर x बराबर a इनवर्स b। यानी हमें जो आव्यूह a दिया जाएगा उसका इन्वर्स निकालना होगा। अब a इन्वर्स और उसको b से गुणा करेंगे तब इस x से तुलना करने पर x, y, z के मान निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने हैं कि a इन्वर्स कैसे निकालते हैं। a इन्वर्स के लिए देखिए अभी पिछली क्लास में आपको प्रमेय बताई गई थी कि a इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक, एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, a इन्वर्स का मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए ये हम उदाहरण में आपको बताएंगे बाद में। अभी देखिए यहाँ पर जब हम ax बराबर b में लिखेंगे, जब हम ax बराबर b में समीकरण को लिखेंगे तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ बनती हैं। कौन कौन सी 3 स्थितियाँ बनती हैं। नंबर फर्स्ट पहली स्थिति कौन सी है, पहली स्थिति है कि जब यहाँ पर जो a का सारणिक है वो 0 के बराबर ना हो, यानी हम इस आव्यूह जो a बराबर दिया जा रहा है इसका हम सारणिक मान निकालेंगे। इसका हम सारणिक मान कैसे निकालते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी किसी भी पंक्ति के परिता या फिर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो किसी भी एक स्तंभ के परिता उसका जो विस्तार करके इसका जब मान निकालेंगे तो वो इसका सारणिक मान होता है। तो वही कह रहा है कि जब सारणिक मान इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब इस स्थिति में a इन्वर्स का अस्तित्व होता है, इस स्थिति में a इन्वर्स का अस्तित्व होता है, ठीक है। अतः दिए गए समीकरण निकाय का हल भी अद्वितीय होगा। यानी इस केस में जब 0 के बराबर नहीं होगा तब a इन्वर्स का अस्तित्व होगा, और जब a इन्वर्स का अस्तित्व होगा जब उसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, तब उसका हल अद्वितीय होगा, ठीक है। तो ये आपको पहली कंडीशन ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन में जब a का जो सारणिक मान है वो 0 के बराबर हो। अभी पहली कंडीशन में क्या था, 0 के बराबर नहीं था, अब दूसरे में क्या है, 0 के बराबर है। तो जब 0 के बराबर होगा तो अभी इससे पर्याप्त नहीं हो जाता है, हमें क्या करना होगा, हमें एक और मान देखना होगा। हमें ये देखना होगा, तब हम देखेंगे एडजॉइंट a इंटू b का मान। हम एडजॉइंट a निकालेंगे, मतलब a का एडजॉइंट निकालेंगे और उसको b से गुणा करेंगे, और इनका गुणनफल अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, ठीक है। हमें ये पता चल जाएगा कि उस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है जब a का सारणिक मान तो 0 हो लेकिन एडजॉइंट a इंटू b ये 0 के बराबर ना हो,
ठीक है, तब उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, यानी उसी को हम बोलते हैं असंगत होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? असंगत होता है। ठीक है, तो आपको ये 3 स्थितियां ध्यान रखनी है। बस ये ध्यान रखना है कि हम Ax बराबर, जब हमें रैखिक समीकरण दिए जाए तो हम Ax बराबर b में उसको आवधिक रूप में लिखेंगे और वहाँ पर हम A का सारणिक चेक करेंगे 0 के बराबर है कि नहीं। फिर अगर है तो एडजॉइंट इनटू b चेक करेंगे, वो 0 के बराबर है कि नहीं, और फिर इन्हीं तीनों कंडीशन के अनुसार उसका हल ज्ञात करेंगे कि उसका हल असंगत होगा कि संगत होगा, उसका अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अद्वितीय हल होगा। जो भी होगा ये इसी के अनुसार ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद जब ये ज्ञात हो जाएगा, इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इस क्लास में आपको कक्षा 12 में केवल ये सीखना है कि अगर किसी का हल अद्वितीय है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। अगर किसी समीकरण का हल कैसे आ जाता है? अद्वितीय आ जाता है, तो उस मान को ज्ञात कैसे करते हैं। तो ये फिर जब आपको सवाल बताया जाएगा तो उसमें ढंग से समझाया जाएगा कि अद्वितीय हल के मान को कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी के लिए आप इस कंडीशन को ध्यान रखिए ताकि जब एक्सरसाइज में आपको सवाल बताया जाए तो आपको अच्छे से सवाल समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।